1956 जून का महीना। बब्बन लाल श्रीवास्तव पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्रद्धेय मोहन प्रसाद से आशीर्वाद लेकर मैं काशी आया और विभिन्न विद्यालयों में 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित थी। जयनारायण में लगभग 100 की संख्या में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाले छात्रों की परीक्षा का आयोजन था। उसमें मैं सम्मिलित हुआ और मुझे अंक मिले। उस अंक के आधार पर कक्षा 9 में मुझे प्रवेश मिला और यहीं से हमने हाई स्कूल की परीक्षा 1958 में और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1960 में उत्तीर्ण की। हमारे जो गुरु थे उनमें ज्ञान था और ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता भी थी, वैसे ही जैसे मोहन प्रसाद के भीतर थी। मोहन प्रसाद जी कक्षा 8 के या 7 के छात्रों को श्यामपट्ट पर बुलाकर उनकी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ बनाते थे। भय नाम का कोई भाव नहीं रह जाता था। लगता था कि विद्यार्थी के रूप में कक्षा में मैं शिक्षण कर रहा हूँ। ऐसा भी अवसर आया है कि कुछ अध्यापक शिक्षण करते समय यदि कोई कक्ष में प्रवेश कर जाए तो शिक्षण वो बंद कर देते हैं। उसका कारण यह होता है कि जो भी हम व्यक्त करने जा रहे हैं वो व्यक्त करने में शंका रहती है। लेकिन मोहन प्रसाद जी कक्षा 8 के छात्र को भी श्यामपट्ट पर लाकर उनके संकोच और उनकी लज्जा का परिहरण करते थे। वही स्थिति कक्षा 9 में प्रवेश होने के उपरांत जयनारायण कॉलेज में मिली, जो प्राचीनतम संस्था है पूरे उत्तर भारत की। उसके जो शिक्षक थे पंडित राम बालक शास्त्री, वह संस्कृत और संस्कृति के पक्षधर थे और उन्होंने हिंदी के साथ संस्कृत को अनिवार्य कराया था तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी में अगर कोई सम्मान पत्र जो है तैयार होता था, वह भी संस्कृत निष्ठ हिंदुस्तानी नहीं, गांधी की बुनियादी तालीम की हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि हिंदी के वह पक्षधर थे। उन्होंने
हिंदी को राजभाषा उत्तर प्रदेश की घोषित किया था। नेहरू जी नाराज थे। उन्होंने यह कहा कि उर्दू जो है वो विदेश की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए, विधानसभा को विचार करना चाहिए। डॉक्टर संपूर्णानंद पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हिंदी को राजभाषा उत्तर प्रदेश की घोषित किया था। ये पहला प्रदेश था। और हिंदी के साथ संस्कृत भी अनिवार्य किया था। हिंदी के 2 प्रश्न पत्र हिंदी से संबंधित थे, लेकिन एक तीसरा प्रश्न पत्र संस्कृत का था। वह भी संस्कार के लिए, ज्ञान के लिए पर्याप्त था। जब मैं अपने गांव में विचरण करता था तो कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। लेकिन जब काशी आया तो काशी में ये सब रूप दिखाई पड़ा। लेकिन जिस संस्था में मुझे प्रवेश मिला, उस संस्था में 48% जो छात्र थे वो मुस्लिम थे, क्योंकि संस्था अगल बगल के जो मोहल्ले हैं उसमें मुस्लिम बहुलता थी। लेकिन बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। जो शिक्षक थे उनके भीतर भी भेदभाव नहीं था। यह जयनारायण का महत्व था। कहा यहाँ तक जाता है कि जब जिला खेल कूद में फुटबॉल और क्रिकेट की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई तो प्रारंभ जयनारायण के मैदान से 1931 में शुरू हुआ था। खेलकूद में चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, जयनारायण के छात्र देवरिया तक भी जाते थे और जीत करके आते थे। मझौली राज के विद्यालय में जिसके प्रधानाचार्य जयनारायण के ही पूर्व छात्र थे, 1921 के वो प्रधानाचार्य थे। तो जयनारायण और बलभद्र नारायण कौशल किशोर मल हाई स्कूल के छात्रों के साथ फुटबॉल मैच भी होता था। जयनारायण में जो संस्कार मिला वो संस्कार मुझे गांव में भी मिला था। लेकिन जयनारायण में कुछ ऐसी विभूतियां थी शिक्षकों की कि जो पूरे प्रदेश को एक दिशा देते थे। तीसरा जो हिंदी के साथ संस्कृत की अनिवार्यता मिली थी, उसके कारक थे पंडित राम बालक शास्त्री और आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में और श्रीमती महादेवी वर्मा की सदस्यता और पंडित राम बालक शास्त्री और पंडित सूर्यदेव मिश्र और कांतानाथ पांडे चोच की समिति के द्वारा यह निर्णय किया गया था कि हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू संपूर्णानंद से खिन्न थे। 1957
का वह दिन बेनिया बाग का याद आता है जब हम 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण दे करके जब बेनिया बाग के मैदान में पहुंचे थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी का संबोधन यह था कि लोग गाय की पूजा करते हैं, घोड़े की क्यों नहीं करते। और हजारों की तादाद में मैदान छोड़कर सभा को लोग जाने लगे थे। उसी सभा में उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को, जो उत्तर प्रदेश शासन की भाषा घोषित की गई थी, उसका भी विरोध किया था। परिणामतः 1957 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सके। गोवधबंदी और हिंदी को राजभाषा और संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी के साथ आच्छादित करने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद को के सलाहकार सहायक पंडित राम बालक शास्त्री थे। पंडित राम बालक शास्त्री ने अपना पूरा जीवन संस्कृत और संस्कृति के लिए दिया। संस्था में शिवनाथ ग्वाल सजग शिक्षक थे और उनके भीतर भी स्वर्गीय मोहन प्रसाद जी की बात छात्रों के भीतर अभिव्यक्ति में का कौशल प्रदान करने की क्षमता थी। वे भी छात्रों को श्याम पट्ट पर बुलाते, चाहे नागरिक शास्त्र की शिक्षा हो, चाहे गणित की शिक्षा हो, उस शिक्षण में उनका यह कार्य छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण का था। वह कालखंड याद आता है कि जब अध्यापक कार्यालय में जाकर वे कोई फॉर्म जमा करते थे तो उस फॉर्म में एक अंश होता था कि धर्म का नाम बताओ। लेकिन ये हमने स्वयं देखा कि शिवनाथ ग्वाल जी, पंडित राम बालक शास्त्री, पंडित सूर्यदेव मिश्र, पंडित विंध्याचल उपाध्याय और स्वर्गीय रघुनाथ सिंह जैसे शिक्षक धर्म के स्थान पर हिंदू नहीं, सनातन धर्म लिखा करते थे। यह ज्ञान, यह बोध मुझे हाई स्कूल शिक्षा ग्रहण करते समय मिला। मुस्लिम छात्र निकट थे, क्योंकि जहाँ पर विविध संप्रदाय, विविध विचार वाले लोगों का समवाय बनता है, वहाँ संस्कार मिलता है। और जहाँ एक ही वर्ग, एक ही संवर्ग के लोग इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पर उनका समाजीकरण नहीं हो पाता है। समाजीकरण वहाँ होता है जहाँ विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न वर्गों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न विचारों के लोग एक साथ जुटते हैं। वहाँ पर उनके भीतर जो टॉलरेंस है, जो सहन करने की शक्ति है, वह पैदा होती है। जयनारायण में शिक्षा ग्रहण करते समय 1956 से 1960 तक बच्चों के भीतर न किसी प्रकार का संघर्ष देखा,
न लड़ाई देखी, जबकि छात्रों की संख्या लगभग समानुपात में थी। 1964 में मैं शिक्षक नियुक्त हुआ, प्राध्यापक। अपने प्राध्यापन काल में भी बच्चों के भीतर उसी प्रकार की समरसता थी जो समरसता होनी चाहिए। यही है समाजीकरण। समाजवाद और साम्यवाद एक समय सीमा के अंतर्गत नष्ट हो जाता है। रूस की राज्यक्रांति बदल गई और वह अपनी राष्ट्रधारा में चल रहा है। इसी प्रकार चीन भी कुछ समय तक उस सत्ता का भोग कर रहा है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन होगा। सनातन लाखों वर्ष पुराना है और इसको हमारे ऋषियों ने, जो दक्षिण के हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो दिशाएं दी हैं, जो बोध दिया है, वो बांधा है। और जब हम संकल्प लेते हैं तो वही संकल्प दक्षिण भारत के भी और उत्तर भारत के भी लोग लेते हैं। गोपाल शरण सिंह नेपाली जी की रचना का मैं उल्लेख करते हुए वीडियो डाल चुका हूँ कि जब चीन ने हिमालय को अपने आगोश में लिया था तो 1952 और 53 में नेपाली जी ने कहा था कि शंकर की पुरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। 40 करोड़ नेहरू के गुलामी के कारण, एक गुलाम की सत्ता के कारण 40 करोड़ हिमालय की रक्षा के लिए नहीं गए, जिस हिमालय ने भारत की रक्षा की है और भारत को पोषित किया है, जल दिया है और इस देश से अन्न लोग खाए हैं। लेकिन जो लोग विदेश से भारत में आए और इसका अन्न खाया और जल पिया, वो पारसी और यहूदी आज भी देशभक्त हैं और देश के लिए उन्होंने महानतम काम किया है। लेकिन और भी जो आक्रमणकारी आए, 800 वर्ष जिन्होंने हमको गुलाम बना करके रखा, इसका पानी पिया, इसका अन्न खाया, इसके परिवेश में सांसें ली, लेकिन उसके साथ लगाव नहीं बन सका। इसी प्रकार 200 वर्ष अंग्रेजों की सत्ता ने यहाँ का सब कुछ खाया, लेकिन वह इसके लिए कृतज्ञ नहीं हो सके। भारतवर्ष की लंबी परंपरा में गद्दारों की श्रृंखला रही है और उसी गद्दारों की श्रृंखला में कथित आजादी के बाद भारत को गुलाम बनाए रखने का प्रयत्न करने वाले प्रत्येक विभाग को उसी स्वरूप में डालने वाले और ब्रिटेन के गुलाम के हाथ में सत्ता थी और उन्होंने पूरी तरह यूरोपीय परिवेश में भारत को डाल दिया। जो कार्य 200 वर्ष में नहीं हुए, जो 800 वर्ष में नहीं हुए, वह 65 वर्षों में हुआ। और इसका श्रेय
केवल उन्हीं को जाता है, उनके वंशजों को जाता है जिनका इस मिट्टी के प्रति लगाव नहीं था। अगर मिट्टी के प्रति लगाव होता तो देश विभाजित नहीं होता, देश का बंटवारा नहीं होता, भले ही 10 बरस का और समय लगता। लेकिन गांधी और नेहरू अपने लोभ में, सत्ता के मद में, सत्ता की लालसा में विभाजित कर गए और यहाँ पर उन्होंने माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल रखा, जो 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल था। भारत के गुरुकुलों को, भारत की शिक्षा को, भारत की परंपरा को, भारत के सनातन आधार को नष्ट करने का काम ये 65 वर्षों में हुआ है। ये गुलाम का काल रहा है। वर्तमान में अगर सनातन पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, कुंभ में जो अपार भीड़, संगम पर स्नान करने की लालसा, जाति भिन्नता, वर्ग भिन्नता लोगों में समाप्त सी हुई, एक रूपता का आभास हुआ। और यही सनातन जो लाखों वर्षों से हमारे देश और हमारी परंपरा को सींच रहा है, जबकि इसको खंडित करने का काम किया गया। समाजवादी भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। 1991 में अगर सोवियत बिखर गया तो राष्ट्र हमेशा साथ रहेगा, लेकिन राष्ट्र अदृश्य बोध है, देश दृश्य बोध है। देश की मिट्टी पर ही हम पलते हैं, देश का अन्न खाते हैं, देश के नदियों का पानी पीते हैं, यहाँ के आकाश में हमारा संचरण होता है। हमने खोया है। आज विश्व के देशों से कुंभ स्नान करने के लिए लोग आ रहे हैं और आए हैं। 45 दिनों का ये महाकुंभ हमारी लाखों वर्षों की सनातन धर्म की ध्वजा का प्रतीक है। जिस संस्था में हमने अध्ययन किया, प्राध्यापन किया और प्राचार्य भी रहा, ये 39 वर्ष का कालखंड मेरे संस्कार का है और 4 वर्ष मेरे शिक्षण का है, अध्ययन का है, जिसमें हमको जो कुछ भी मिला है वह राष्ट्र के लिए मिला है, देश के लिए मिला है, देश की सुरक्षा के लिए मिला है, राष्ट्र भाव के लिए मिला है। और इस भाव को व्यक्त करने वाले जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने वाणी दी है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह कहा कि नगपति पूछो कि आज भारत गुलाम है, अयोध्या से पूछो, अवध से पूछो कि राम कहाँ हैं, राम आएंगे कि नहीं, वृंदावन से पूछो कि कृष्ण आएंगे नहीं, क्या वह मिट्टी राम और कृष्ण पैदा नहीं कर सकते? तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। दिनकर जी ने अगर हिमालय से
पूछने के लिए कहा तो उसके भीतर कोई भाव था। यह भी कहते हैं कि नगपति पूछो सिकता कर्ण से कि राणा प्रताप कहाँ है, बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। इसी संस्था में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस रचना को भी पढ़ा और जाना। पढ़ते समय आ रही हिमाचल से पुकार है, उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम नभ अनंत, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड अय दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने वैभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इसी संस्था में अनेक विद्यार्थी डॉक्टर भगवान दास, जिन्होंने विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग किया था, वो इसी विद्यालय के छात्र थे। और उनके भीतर जो वैदिक ज्ञान था वो काशी के ब्राह्मण को भी चुनौती देते थे। श्री प्रकाश जी ने भी यही शिक्षा ग्रहण की थी। सुब्रमण्यम भारती ने भी ग्रहण की थी। दरीक्षण मिश्र भोजपुरी के महाकवि जो कुशीनगर क्षेत्र से आते हैं, वहीं यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था। इस संस्था में शिक्षा ग्रहण करने वाले जयनारायण के छात्र ऋषित्व परंपरा में हुए हैं। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी भी 1836 में यहाँ पढ़ चुके थे और 1854 में वह शिक्षक भी थे। बाद में उन्होंने योगी का स्वरूप ग्रहण किया था। कंपनी शासन में सेवारत थे, लेकिन वह विलायत में रहने वाले अधिकारी की पत्नी जब यहाँ आई तो उनको देखते ही पहचान गईं। परकाया प्रवेश की क्षमता उनके भीतर थी। इस संस्था ने भारत के चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, विभिन्न प्रदेशों के छात्रों के साथ भी मैं पढ़ता था। और जब मैं प्राध्यापन कर रहा था तो उस कालखंड में भी इन प्रदेशों के छात्रों को मैं पढ़ाया करता था। बंगाल के छात्रों की भी संख्या थी, पंजाब के विद्यार्थी भी थे, राजस्थान के भी थे। यह संस्था पूरे भारत के निचोड़ के रूप में थी, जहाँ से सुब्रमण्यम भारती, जिसका उल्लेख पहले वीडियो में कर चुका हूँ, 1901 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। संस्था की लंबी अवधि जो होती है, परंपरा होती है, उसमें विकास, उत्थान और पतन का क्रम होता है। यद्यपि आज वह अपना अवशेष गिन रही है, जिसके जीवंत होने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा जहाँ से अध्ययन करके भारत के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थाएं खोली गईं, संस्थाएं विकसित हुई, और वह अंग्रेजी परंपरा की संस्थाएं, तो उसका भी श्रेय जयनारायण को जाता है। यही नहीं, आयुर्वेद को भी
इन 65 वर्षों में नष्ट किया गया। अनेक संस्थाओं में आयुर्वेद के महाविद्यालय चल रहे थे, लेकिन खेद की बात है कि 1960 या 62 के क्रम में उनकी मान्यता ही समाप्त कर दी गई, क्योंकि एक गुलाम कथित आजादी के रुकाल में एक गुलाम का शासन था और वह एलोपैथिक का ही हिमायती था और उसने एलोपैथिक दवाओं के विस्तार के लिए आयुर्वेद का गला घोंटा। उसी तरह जैसे गुरुकुलों का गला घोंटा गया था। जब 800 वर्षों के मुस्लिम शासन काल में हमारी जो परंपरा है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, अगर हम बचा सके तो 200 वर्षों की गुलामी के काल में भी हमने बचाने का प्रयास किया, कार्य किया। लेकिन विशेष रूप से कथित आज़ादी के बाद जो पैदा हुआ सत्ता जो पैदा हुई, उस कालखंड में हमारा आयुर्वेद गया, हमारे गुरुकुल गए और हमारे जो विविध क्षेत्रों में काम करने वाले कुशल कारीगर थे वो भी नष्ट हुए। आज शिक्षा की स्थिति ये है कि सारे लोग स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रूस में जब राजक्रांति हुई थी तो केवल मैट्रिक तक शिक्षा आवश्यक थी और आगे हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये लेनिन और स्टालिन के कालखंड में किसी कारखाने में 2 साल काम करना आवश्यक था। इतनी बड़ी तादाद में छात्रों की उपस्थिति, उसको काम कहाँ मिलेगा? काम देने का काम ये कथित आज़ादी के काल में ये नहीं हुआ। आज संयोग से जो शासन है वह सनातन परंपरा का है, सनातन विश्वास का है। जो लोग इसका अन्न खाए हैं, जिसकी सांसें ली हैं, जिसका जल पिया है, वो उसके नहीं हुए, क्योंकि हम उल्लेख कर चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की उस कविता का कि कोयल हमेशा अपने अंडे को कौवे के घोंसले में डाल देती है, तो कौवे का घोंसला पालता है, कौवा पालता है, सेकता है और फिर जो है वह अपने असली रूप में चला जाता है। पला सब दिन कोकिल का वंश, काक के कुल का पाकर प्यार, आज तक कोकिल कुल संबोध, कर सका कौन काक उपकार। जो लोग भारत में आश्रय लेने के लिए आए वो पारसी या यहूदी देश के विकास में जुड़े, लेकिन जो बाकी लोग आए उन लोगों ने भारत को लूटा, भारत को चूसा, भारत की आस्था को जिन्होंने नष्ट किया, उसकी परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया। और जिस ब्रिटेन में, जिस लंदन में ये भारत के लोग, कुछ लोग, जवाहरलाल जैसे लोग जो शिक्षा ग्रहण करने गए वो सीधे सीधे अंग्रेज हो गए। उनको प्रेमचंद के गोदान, मालती और मेहता का आख्यान नहीं प्रतीत हुआ। कुछ ऐसे भी भारत के लोग शिक्षा ग्रहण करने गए
जिनको ब्रिटेन यूरोपीय संस्कार छू नहीं सका। वीर सावरकर उसी कोटि के व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर में वही साधना थी, भावना थी। यद्यपि उनकी उपेक्षा यहाँ की गई थी, लेकिन महाराजा गायकवाड़ की स्कॉलरशिप पर एक अंबेडकर जो शिक्षक थे उनकी सिफारिश पर भीमराव अंबेडकर ने विलायत में शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उनमें राष्ट्र का भाव था, लेकिन उनमें नहीं था कि जो पंडित कहलाने के नाम पर विदेशी हो गए, यूरोपीय हो गए, पूरा परिवार ही यूरोपीय हो गया। और भारत की परंपरा, भारत की सनातन निष्ठा और भारत के संस्कार और भारत के स्वरूप को बदल डाला। क्योंकि 65 या 70 वर्ष तीन पीढ़ियों का होता है, 4 पीढ़ियों का होता है। जिन बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की, जो संस्कार अर्जित किया, उन्हीं संस्कारों पर वो आगे भी चल रहा है। यही कारण है कि जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों पर भी आज भी उन्हीं का प्रभाव है जो उसी सत्ता काल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारत के सनातन के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कुंभ की महत्ता के लिए, जो हमारी परंपरा से बराबर 12 वर्षों के बाद चला आता है और अर्ध कुंभ भी होता है, जहाँ जन एकत्र होते हैं, जन समुदाय एकत्र होते हैं, वो भावना बनी रहे और भारत का वैज्ञानिक स्वरूप, भारत का ज्योतिषीय स्वरूप, भारत का खगोलीय स्वरूप और भारत की जो महिमा है और जो परंपरा है, विश्वास है, वो सदा विश्व में हमेशा फैलता रहे। और इस कार्य को करने का संकल्प लेने वाले संगठन का 100वां वर्ष है और उसी का एक विद्यार्थी, उसी के द्वारा शिक्षित, संस्कारित के हाथ में सत्ता का, शासन का नेतृत्व है। मैं जयनारायण के छात्र और यहाँ के प्राध्यापक और फिर प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर मैं आता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ कि हमको जिस संस्था में शिक्षा ग्रहण हमने की है और जिस संस्था में हमने छात्रों को पढ़ाया है, भारत के विभिन्न प्रदेशों के छात्रों को, उस बात के लिए मुझे गर्व है। इतना याद रखिए। पुनः मैं ये कहता हूँ कि भोगा न भुंगता भय में वो भुंगता, कालो न जाता भय में वह जाता। ये आलीशान भवन, ये आलीशान मकान ये किसी काम के नहीं होंगे अगर संस्कार नहीं होगा। संस्कार बच्चों में नहीं पड़ेगा तो निश्चय ही भारत का भविष्य सुनहरा नहीं होगा। वो संस्कार देने वाले संगठन के में सिंचित अनेक महापुरुष सत्ता के शीर्ष पर सनातन का ध्वज लहरा रहे हैं। चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।